आज अपन एड्रिनल ग्रंथि है उसका अध्ययन करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? अधिवर्तक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जीवन रक्षक ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि से कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इनके हार्मोन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अपन एड्रिनल ग्रंथि का हिंदी में नाम होता है अधिवर्तक ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवर्तक ग्रंथि। ये इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले इसकी स्थिति बताएंगे कि ये होती कहाँ है। जैसे ये हमारी किडनी है, इस किडनी के ऊपर क्या होता है? ये अधिवर्तक ग्रंथि पाई जाती है। किडनी के ऊपर टोपी के समान ये किडनी है। इस किडनी के ऊपर जो वृक्क है, वृक्क के ऊपर टोपी के समान जो ग्रंथि होती है वो है अधिवर्तक ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। नाम से ही पता, कुछ बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो ढूंढ लेते हैं अधि का मतलब ऊपर, वृक्क के ऊपर। ये कहाँ स्थित होती हैं? जो हमारी किडनी है, जिसको अपन कह रहे हैं वृक्क, ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है अधिवर्तक ग्रंथि। टोपी के समान है। फिर आप बताओगे टोपी के समान होती है। रंग इसका पीला भूरा होता है। रंग इसका क्या होगा? पीला और भूरा होता है। ठीक है, अब अधिवर्तक ग्रंथि के दो भाग होते हैं। जब अधिवर्तक ग्रंथि का अपन अनुप्रस्थ काटते हैं तो इसके दो भाग अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। एक बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग होता है जिसको कहते हैं मेडुला। तो इसके दो भाग हैं, एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। अधिवर्तक ग्रंथि के दो भाग है, एक भाग का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक भाग का नाम होता है मेडुला। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अधिवर्तक ग्रंथि के दो भाग हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग है। कॉर्टेक्स भाग कैसा भाग है? बाहरी भाग है, और मेडुला भाग इसका भीतरी भाग है। कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग हो गए। अब कॉर्टेक्स भाग अपन ने कहा बाहरी भाग है और मेडुला भाग भीतरी भाग है। अब इस ग्रंथि की उत्पत्ति, जो अधिवर्तक ग्रंथि है, इसकी उत्पत्ति होती है भ्रूण के एक्टोमीसोडर्म से। इस ग्रंथि की उत्पत्ति होती है भ्रूण के एक्टोमीसोडर्म से। इस ग्रंथि की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोमीसोडर्म से होती है। अब आता है सवाल इसमें से कि भाई ये एक्टोमीसोडर्म से उत्पन्न होती है, तो दो भाग है, कॉर्टेक्स भाग और मेडुला भाग। ये कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग है। बताओ इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, एक्टोमीसोडर्म से होती है? बच्चे सोचते हैं कि यार इसकी उत्पत्ति शायद एक्टोडर्म से होती होगी, लेकिन आपको याद रखना है कॉर्टेक्स भाग की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। ये सवाल आता है तो अपने को ध्यान रखना है कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग है, लेकिन इसकी उत्पत्ति भ्रूण के भीतरी जनन स्तर है, मीसोडर्म, उससे होती है। और मेडुला भाग भीतरी भाग है, लेकिन इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब एक सवाल और बनता है, एड्रिनल ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी ग्रंथि भी कहते हैं। ये एक नया सवाल बनना शुरू हो गया आजकल कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको जीवन की बुद्धिमानी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एड्रिनल ग्रंथि है उसका अपन ने सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने स्थिति पढ़ी है कि ये नाम से पता चल जाएगा, वृक्क के ऊपर स्थित है, टोपी के समान है, पीले भूरे रंग की है। इसके दो भाग है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। अब ये कॉर्टेक्स भाग है, इस कॉर्टेक्स भाग का नियंत्रण, कॉर्टेक्स भाग का नियंत्रण क्या होता है? एसीटीएच हार्मोन करता है। एसीटीएच हार्मोन है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है।
ये किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। लेकिन वो नियंत्रण किसका करता है? ये नियंत्रण कॉर्टेक्स भाग का करता है। अब मेडुला भाग भीतरी भाग है, इसका नियंत्रण तंत्रिका नियंत्रण होता है, यानी मस्तिष्क द्वारा इसका नियंत्रण होता रहता है। तो अपने को ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि कॉर्टेक्स भाग की उत्पत्ति भ्रूण के विशोडर्म से होती है, इसका नियंत्रण और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकला है और वो क्या करता है कि इसका नियंत्रण करेगा। फिर अब सवाल आता है कि मेडुला भाग भीतरी भाग है, उसका तंत्रिका नियंत्रण होता है। ये अपने को इसमें इंट्रोडक्शन देना है कि एडिनल ग्रंथि है। एडिनल ग्रंथि को कई नाम और भी है इसके, उसको अपन देखेंगे एडिनल ग्रंथि के क्या क्या नाम है। ठीक है बच्चों, इस एडिनल ग्रंथि है, इसके कई नाम है बच्चों। सबसे पहले तो आपको बताना है, इसको जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब जीवन रक्षक ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथि के हार्मोन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक रोग है एडिशन रोग, ये एडिशन रोग इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है उसकी कमी से होता है। और एडिशन भी एक ऐसा रोग है जो प्रथम खोजा गया रोग था। ये भी क्वेश्चन आता है कि अपन अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई रोग है क्या जो सबसे पहले खोजा गया? जैसे अपन ने कई बीमारियां पढ़ी, जड़ मानवता पढ़ी, मिक्सिडिमा पढ़ी, गलगंड पढ़ी, ये रोग पहला खोजा गया रोग था, थॉमस एडिसन ने खोजा था। और थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब अपन कहते हैं कि इस ग्रंथि का इस एडिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेचुरल सी बात है कि इससे निकलने वाला हार्मोन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट, इसको अपन कहते हैं फोरेस ग्रंथि। इसका नाम फोरेस ग्रंथि भी होता है। अब फोरेस ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये शरीर में 4S का नियंत्रण करती है। ये शरीर में क्या करती हैं? 4S का नियंत्रण करती हैं। अब 4S कौन कौन से हैं? S पहला हो गया साल्ट, दूसरा हो गया शुगर, पहला हो गया साल्ट, दूसरा हो गया शुगर, तीसरा हो गया स्ट्रेस। ठीक है, तो ये साल्ट है, शुगर है, स्ट्रेस है और सेक्स है, इन 4 क्रियाओं का ये नियमन करती है। यानी कि शरीर में लवण है उनकी मात्रा का नियमन करती हैं, शरीर में जो शर्करा है उसकी मात्रा का नियमन करती हैं, तनाव यानी विपरीत प्रतिक्रियाएं, विपरीत प्रतिक्रियाओं का भी नियंत्रण करती हैं, जो शरीर में विपरीत प्रतिक्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण करती हैं, और शरीर में जो लैंगिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का नियमन भी करती हैं। इसलिए इस ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि भी कहा जाता है। तो एक छोटा सवाल बन गया है, इसको जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा सवाल बन गया है, इसको फोरेस ग्रंथि भी कहते हैं। अब अपने को ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स भाग से, अब अपन पढ़ेंगे कॉर्टेक्स भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, पहले कॉर्टेक्स भाग का अपन अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद अपन मेडुला भाग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो जो कॉर्टेक्स भाग है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग होता है। एडिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है वो बाहरी भाग है। अब कॉर्टेक्स भाग के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। पहले स्तर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा है जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा। जोना फेसिक्यूलेटा। तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिक्यूलेरिस। ये 3 भाग होते हैं कॉर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्यूलेटा और जोना रेटिकुलरिस। आपको याद रखना है GFR। G का मतलब ग्लोमेरुलेसा, फेसिक्यूलेटा और रेटिकुलरिस, 3 भाग हो गए। अब तीनों भाग से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं।
ये जैसे जोना ग्लोमेरुलस भाग है, ये जोना फेसिक्युलेटा है और जोना रेटिकुलरिस है। अब जोना जो ग्लोमेरुलस भाग है वो सबसे बाहरी भाग होता है, ये सबसे बाहरी भाग होता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसका एक और नाम होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। फिर उसके बाद ये जोना फेसिक्युलेटा है उससे निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। इसके नाम है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसिन। और इससे निकलते हैं लिंग हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये अपने को सबसे पहले हार्मोन के नाम याद करने हैं कि भाई 3 भाग है। कॉर्टेक्स भाग की विशेषता ये है कि इसका अधिकांश भाग कॉर्टेक्स भाग है। इस कॉर्टेक्स भाग में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस 3 भाग है। जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा भाग वो बाहरी भाग है, इससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलते हैं। इसका एक सामान्य नाम है एल्डोस्टेरोन। और जो जोना फेसिक्युलेटा है उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है, जैसे कॉर्टिसिन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरोन से। और ये जोना रेटिकुलरिस है उससे लिंग हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन एक एक हार्मोन का कार्य पढ़ते जाएंगे। तो ये जो जितने भी इससे हार्मोन निकलते हैं सब स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। सब हार्मोन कैसी प्रकृति के होते हैं? स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, जिनका आधारित पदार्थ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कार्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कार्य पढ़ेंगे, फिर अपन लिंग हार्मोन का कार्य पढ़ेंगे। हाँ, तो जोना ग्लोमेरुलसा है ये सबसे बाहरी स्तर होता है, घनाकार उपला कोशिकाओं का बना होता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनका नाम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम में अपन पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन। क्या पढ़ेंगे? एल्डोस्टेरोन। तो बच्चों एल्डोस्टेरोन का कार्य आपसे पूछा जा सकता है कि एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का कार्य बताओ। तो अपने को ध्यान रखना है ये हार्मोन क्या करता है, जो शरीर है, जो अपन कह रहे हैं रक्त है और ऊतक के द्रव है, रक्त और ऊतक के द्रव के अंदर, रक्त और ऊतक के द्रव के अंदर ये क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम की मात्रा का क्या करता है? नियमन करता है। सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम की मात्रा का ये क्या करेगा? नियमन करेगा। इसके अलावा ये जल की मात्रा का भी क्या करता है? नियमन करता है। यानी जल का नियमन करेगा और इन सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम का भी नियमन करेगा। इसका मेन काम होता है वृक्क नलिकाओं से, जो वृक्क नलिका है, जो वृक्क नलिका है उस वृक्क नलिका से सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। इसका काम है सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को बढ़ाना। ये सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो इसका काम हो गया सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को बढ़ाना और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाना। यानी ये लवणधारिता का काम करता है, लवणधारिता का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो आयन है उनकी मात्रा का नियमन का कार्य साल्ट रिटेंशन का काम करता है कि कितनी मात्रा का आयन रहना चाहिए। तो इसने क्या किया, जैसे ये वर्ग नलिका है, वर्ग नलिका का ये रहने का रूप है, ये दुरुस्पुंजित नलिका है, ये संग्रह नलिका है। और ये अपन कह रहे हैं यहाँ से ये सोडियम और जो ये क्लोराइड है उनके तो पुनः अवशोषण को प्रेरित करेगा, सोडियम और क्लोराइड के तो पुनः अवशोषण को प्रेरित करेगा और पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रेरित करेगा। तो इसका काम होता है कि सोडियम और क्लोराइड के तो पुनः अवशोषण को प्रेरित करना और पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रेरित करना।
तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, रक्त और ऊतक के दरों के अंदर आयनों की मात्रा का नियमन और जल की मात्रा का नियमन करता है। अब ये किस आयन को बढ़ाता है, किस आयन की मात्रा को घटाता है? सोडियम और क्लोराइड के तो पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे रक्त में क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिससे इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है कि ये किस तरह से काम करता है। सोडियम और क्लोराइड के तो पुनः अवशोषण को प्रेरित करेगा और पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रेरित करेगा। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कई नाम हैं, जैसे उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एल्डोस्टेरोन नाम था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के नाम है जैसे कॉर्टिसोल, ठीक है, जैसे कॉर्टिसोन, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कई नाम है इसके। कॉर्टिसोल सबसे मेन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है वो सबसे मेन है। कॉर्टिसोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है, ये हार्मोन बहुत काम आते हैं। काम ऐसे आते हैं कि अपन के मेन क्या होता है कि जब अंग प्रत्यारोपण करना होता है तब ये हार्मोन काम आते हैं। ये सब स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन, इनके इंजेक्शन बाजार में मिलते हैं और ये इंजेक्शन बहुत ही कारगर होते हैं। अब ये काम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये प्रतिरक्षा दमन का काम करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव है। प्रतिरक्षा दमन का काम कैसे करते हैं? ये जब अपन अंग प्रत्यारोपण करना होता है, जैसे शरीर में मान लो किडनी लगाई किसी दूसरे व्यक्ति की, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उस पराये अंग के प्रति हमारा शरीर प्रतिरक्षा बना सकता है। तो डॉक्टर क्या करता है, तुरंत उसको कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाता है और कॉर्टिसोल उसकी प्रतिरक्षा का क्या कर देता है, दमन कर देता है, पराया अंग स्वीकार हो जाता है। नेचुरल सी बात है कि प्रतिरक्षा दमन, जैसे कोई नया आता है कोई शरीर में, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनाता है, उसको प्रतिजन समझता है कि ये कहां से आ गया। तो उस कंडीशन में अंग प्रत्यारोपण के समय, जब अंग प्रत्यारोपण करना होता है, जब अंग का प्रत्यारोपण करना होता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, तो उस समय यह हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, उस ऑर्गन को स्वीकार करने में मदद करता है। दूसरा, ये आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। जो आरबीसी है उसकी संख्या को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के भ्रमण को रोकता है। डब्ल्यूबीसी जो घूम रही है उसके भ्रमण को ये क्या कर देता है, रोकता है। ठीक है। ये पर्दा रोधी क्रिया में भी सहायता करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, जो पर्दा रोधी क्रियाएं होती हैं उनको ये क्या करता है, रोकता है। नेचुरल सी बात है कि भाई क्या होगा कि अपन को कभी मच्छर काटता है तो अपना शरीर का अंग कोई क्या होता है, वह लाल लाल हो जाता है, उसको कहते हैं पर्दा रोधी क्रिया, पर्दा क्रिया, यानी जलन होना। क्या होना, जलन होना। जैसे लाल चींटी ने काटा, वह लाल लाल हो गया, या आपको कभी कभी खुजली होनी स्टार्ट होती है, तो उसको कहते हैं पर्दा क्रिया। तो ये क्या करता है, पर्दा रोधी क्रिया में सहायता करता है। ये एंटी एलर्जिक हार्मोन है। एंटी एलर्जिक का मतलब ये क्या करता है, एलर्जी को रोकता है। क्या करेगा, एलर्जी को रोकता है। ये प्रतिरक्षा का दमन करता है। अंग प्रत्यारोपण के समय ये क्या करता है, पराये अंग को स्वीकार करने में सहायता करेगा। आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी के भ्रमण को रोकता है। पर्दा रोधी क्रियाएं हैं, यानी कि शरीर में जो पर्दा रोधी क्रियाएं होती हैं, शरीर में जलन होना, खुजली होना, उनको ये रोकता है। एंटी एलर्जी के, एंटी एलर्जी का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जैसे शरीर में पूरे शरीर में खाज होनी शुरू हो गई, उसको उस समय भी ये क्या किया जाता है, कॉर्टिसोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये गठिया के इलाज में काम आता है। गठिया के इलाज में ये क्या करता है, गठिया और दमा के इलाज में काम आ जाता है। गठिया में क्या होते हैं, कोलेजन तंतु बढ़ जाते हैं। जो कोलेजन तंतु होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उन कोलेजन तंतुओं के बढ़ने को रोकता है। गठिया बीमारी में कोलेजन तंतु बढ़ने से ये बीमारी होती है, उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है। फिर उसके बाद इसका काम होता है, ये परिधीय वसा के जमाव को बढ़ाता है। परिधीय वसा है उसके जमाव को ये क्या करता है, बढ़ाता है। आदमी यहाँ से मोटा होना शुरू होता है और ये फैलना शुरू होता है,
तो ये परिधीय वसा होती हैं, उसके जमाव को ये बढ़ाता है, यानी लाइपोजेनेसिस क्रिया को ये क्या करता है, बढ़ाता है। जो लाइपोजेनेसिस क्रिया है परिधीय वसा, उसके जमाव को ये क्या करेगा, बढ़ाता है। फिर उसके बाद ये यकृत में कार्य करता है, यकृत के अंदर ये जाकर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया है उसको बढ़ाता है। अब सवाल पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज बनेगा नए पदार्थों से। नियो मतलब नए पदार्थ, जेनेसिस मतलब बनेगा, ग्लूकोज नए पदार्थों से बनेगा। किससे, वसा और एमिनो अम्ल से। वसा और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनता है, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये अपने को परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर की कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, कि वसा और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनता है, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यकृत में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया को बढ़ाएगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया को भी बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। अब जेनेसिस वही बनना और ग्लाइकोजन बनना, ये ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ग्लूकोज से ये ग्लाइकोजन बनने को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो इसका काम हो गया यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया को प्रेरित करना। इसके अलावा भी ये कुछ कार्य करता है, जैसे यूरियोजेनेसिस, यानी यूरिया के निर्माण को प्रेरित करेगा। अमोनिया एक बहुत विषैला पदार्थ होता है, इसको ये यूरिया में बदलने को क्या करता है, प्रेरित करता है ऑर्निथिन चक्र से। तो यूरियोजेनेसिस की परिभाषा है, ग्लाइकोजेनेसिस की परिभाषा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की परिभाषा है। ये अपने को परिभाषाएं ध्यान रखनी है। ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछ लिया तो आपने सीधा बता दिया कि वसा और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनना। अब ग्लाइकोजेनेसिस पूछ लिया तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं।